हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी का आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8 है, जो कि फाइनल मॉक टेस्ट है। इस टेस्ट का 7 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं का उल्लेख है। सबसे पहले बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है और उसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सी भाषाएं हैं। नंबर 1 है बोडो। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, बिल्कुल सही है। नंबर 2 है अंग्रेजी। अंग्रेजी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 2 तो हमारे आंसर में नहीं होगा, और जब 2 नहीं होगा तो ऑप्शन ए और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 3 है नेपाली। नेपाली भी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। उर्दू भी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, और संथाली भी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 3, 4 और 5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं से संबंधित है, जिसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और मूल रूप से इसमें कुल 14 भाषाएं थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाद में इसमें संविधान संशोधनों के माध्यम से कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया, जिनके माध्यम से इसमें वर्तमान में भाषाओं की कुल संख्या हो गई है 22, जिनमें बोडो, नेपाली, उर्दू, संथाली ये सभी भाषाएं इसमें शामिल है। अंग्रेजी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भोजपुरी भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इन्हीं से बनाए जाते हैं। राजस्थानी डाला जाएगा, अंग्रेजी डाला जाएगा, या फिर भोजपुरी डाला जाएगा। तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है उपकरण और एक तरफ है विवरण। तो देखते हैं कौन सा इनमें से सही सुमेलित है। सबसे पहले पढ़ेंगे विवरण। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए सीधे मतदान के द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है, उसे कहते हैं परिप्रेक्षा यानी रिफरेंडम। तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। एक ऐसी प्रक्रिया, रिफरेंडम कहते हैं, परिप्रेक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए सीधे मतदान के द्वारा ही विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है, उसे कहते हैं परिप्रेक्षा। दूसरा है एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है, तो उसे कहते हैं जनमत संग्रह, ना कि प्रत्यावर्तन। तो ये हमारा गलत सुमेलित है। एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है, उसे कहते हैं जनमत संग्रह। और नंबर 3 है एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटा सकते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यावर्तन यानी रिकॉल यानी वापस बुलाना। तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है। ये होता है प्रत्यावर्तन। ये दोनों ऊपर नीचे दिए गए हैं। एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटा सकते हैं, उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रत्यावर्तन, इंग्लिश में रिकॉल यानी वापस बुलाना। तो हमारा सही आंसर होगा केवल एक सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। तो यहाँ संघ की जगह होना चाहिए था, इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें थोड़ी सी गलती है। यहाँ संघ की जगह समूह है, यहाँ संघ नहीं है बल्कि समूह है, यानी ऑप्शन में यहाँ समूह दिया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि अगर इस ऑप्शन की तरह माना जाए तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे तो ये ऑप्शन सही है कि भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, जबकि इंग्लिश में यहाँ फेडरल शब्द का उपयोग किया गया है यूनियन की जगह पर। इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। नंबर 2 है वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, उसमें इंग्लिश में दिया गया है फेडरल ऑफ स्टेट्स, जबकि हिंदी में दिया गया है राज्यों का संघ। तो हिंदी के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग गलत है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें इंग्लिश में दिया गया है फेडरल, जबकि हम यूनियन है, फेडरल नहीं है।
तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है। नंबर 3 है, कथन नंबर 3 है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है तीसरी अनुसूची में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में। ग्रे हाइड्रोजन का सबसे सामान्य रूप है ग्रे हाइड्रोजन। तो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पन्न होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो ग्रे हाइड्रोजन है वो स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पन्न होता है। कथन नंबर 2 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ग्रे धुएं के कारण इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन का दहन किया जाता है तो उससे जल निकलता है, उससे जो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, उससे उप उत्पाद जो निकलता है वो जल होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके दहन के कारण इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है, बल्कि इसके उत्पादित होने की प्रक्रिया के आधार पर इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। इसलिए केवल हमारा सही आंसर होगा, केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया था और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया था? ऑप्शन है ए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1861 का भारत परिषद अधिनियम और ऑप्शन डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम मोंटेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, इसके माध्यम से पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था और प्रांतीय विधायिकाओं को अपने राज्य के संबंध में बजट पास करने की शक्ति दी गई थी। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत शामिल अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसे 2 योजनाओं को मिक्स करके मर्ज करके बनाया गया है। एक है अंत्योदय अन्न योजना और दूसरी है प्राथमिकता वाले परिवारों को लाभ। इन दोनों योजनाओं को इसे मर्ज करके बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। कथन नंबर 2 है, लाभार्थियों को रियायती कीमत पर भी खाद्यान्न प्राप्त होगा। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि इससे पहले जो ये योजनाएं थी अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों को लाभ, इन दोनों योजनाओं में लाभार्थियों को पहले कुछ रियायती कीमतों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता था, लेकिन अब इसमें सिर्फ निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाता है। रियायती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा, केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी एडवोकेट जनरल। नंबर 1 है, संविधान के द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित किया गया है। तो ये कथन हमारा गलत है। संविधान के द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है। एक मिनट। तो कथन 1 हमारा गलत है। राज्य के महाधिवक्ता के कार्यकाल को संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। कथन नंबर 2 है, वह अपने पद पर राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है और किसी की जाती है,
राज्य का जो वो होता है हाई कोर्ट, राज्य के हाई कोर्ट यानी राज्य के उच्च न्यायालय की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य के महाधिवक्ता के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, उसे वे सभी विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो कि राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। राज्य के महाधिवक्ता को वे सभी विशेष अधिकार, वे सभी छूट प्राप्त हैं, उन्मुक्तियां मतलब छूट, वे सभी छूट प्राप्त हैं जो कि राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध हैं। और राज्य के महाधिवक्ता को राज्य की तरफ से किसी भी न्यायालय में बोलने का अधिकार होता है, और संसद में इसे बोलने का अधिकार होता है, लेकिन इसे मतदान का अधिकार संसद में नहीं होता, विधानमंडल में नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर होगा कथन 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया सुर्खियों में था। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और ऑप्शन डी एक स्वतंत्र निकाय और किसी मंत्रालय का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो FSSAI है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा? ऑप्शन है ए SR बोम्बईवाद 1994, ऑप्शन बी वामन राववाद 1981, ऑप्शन सी कुलदीप नायरवाद 2006 और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नेहरूवाद 1975। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। वामन राववाद वर्सेस भारत संघ 1981 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित किए गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह एक न्यायिक विचार है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व ये कोई न्यायिक विचार तो नहीं है, तो कथन 1 तो हमारा नहीं होगा सही। कथन 1 तो हमारा गलत है, ये कोई न्यायिक विचार नहीं है। कथन 1 हमारा गलत है क्योंकि ये कोई न्यायिक विचार नहीं है। कथन नंबर 2 है, इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, तो ये कथन भी हमारा गलत है। जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ना कि संसद के प्रति, क्योंकि संसद में राज्यसभा भी आती है। तो ये कथन भी हमारा गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, आर्टिकल 75 क्लोज 3 के तहत ये प्रावधान किया गया है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा कोई भी कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ना तो 1 ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों में सरकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं? हमें बताना है कि इनमें से किन देशों में सरकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं। नंबर 1 है भारत, नंबर 2 है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में तो एकात्मक व्यवस्था है, सरकार की संघात्मक व्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन 2 तो हमारा आंसर नहीं होगा। नंबर 3 है ब्राज़ील, नंबर 4 है मैक्सिको। तो भारत, ब्राज़ील और मैक्सिको तीनों ही देशों में सरकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं, तो हमारा सही आंसर होगा 1, 3 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारत, मैक्सिको, ब्राज़ील तीनों ही देशों में सरकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं। भारत की जो व्यवस्था है वो भी मूलतः संघात्मक है, हमने एकात्मक तत्वों को उसमें मिलाया है। हम मूलतः संघात्मक हैं और एकात्मक तत्वों का हमने मिश्रण किया हुआ है, तो भारत की व्यवस्था भी मूलतः संघात्मक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। तो संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, जबकि भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है कि संविधान की प्रारूप समिति का गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। कथन नंबर 2 है, एन गोपाल स्वामी अयंगर इस समिति के अध्यक्ष थे। तो ये कथन हमारा गलत है,
क्योंकि एन गोपाल स्वामी अयंगर इस समिति के एक सदस्य थे, जबकि समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कथन नंबर 2 है इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है इसकी स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु गठित राजमन्नार आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु गठित संथानम कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई थी, ना कि राजमन्नार आयोग। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है सतर्कता आयुक्त केंद्रीय राज्य सरकार के तहत किसी भी पद के लिए योग्य नहीं होते हैं। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये केंद्रीय राज्य सरकार के तहत अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी पद के लिए योग्य नहीं होते हैं। कथन नंबर 3 है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान हैं। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ये यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होती हैं, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। इसलिए ये कथन नंबर 3 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो जीएसटी काउंसिल है वो एक संवैधानिक निकाय है। जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था 2016 में जीएसटी से संबंधित, उसमें आर्टिकल 279A के माध्यम से जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया है। इसलिए जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है। कथन नंबर 2 है केंद्रीय राज्य सचिव इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। केंद्रीय राज्य सचिव इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और बाल अधिकारों के हनन एवं उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और बाल अधिकारों के हनन और उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो एक सांविधिक निकाय है और इसकी स्थापना 2005 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था
उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए कथन 1 हमारा सही है, क्योंकि 2005 में ही हमें दिया गया था RTI का यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार हमें 2005 में ही दिया गया था, इसलिए इसकी 2005 के एक्ट के माध्यम से ही केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। कथन नंबर 2 है, आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPSP के तहत प्रावधान और दूसरी तरफ है अनुच्छेद। हमें बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, इसका वर्णन किया गया आर्टिकल 43 में, ना कि आर्टिकल 40 में, इसलिए कथन 1 हमारा गलत सुमेलित है। नंबर 2 है गोवध पर रोक, तो ये गोवध पर रोक इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 48 में, ना कि आर्टिकल 47 में, इसलिए 2 भी हमारा गलत सुमेलित है। नंबर 3 है वनों और वन्य जीवों की रक्षा, ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 48A के तहत, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। हमारा सही आंसर होगा, केवल 3 सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 43 के तहत, और गोवध पर रोक ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 48 के तहत, जबकि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, और आर्टिकल 47 में मद्य निषेध का प्रावधान किया गया है कि जो भी हम दवाइयाँ होती हैं, जो ड्रग्स होते हैं, उन्हें उपचार के अलावा उनका किसी और में यूज़ नहीं किया जाएगा, इस तरह के इसमें प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है यह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थी, तो ये कथन हमारा गलत है। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा थी, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है यह न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है। कथन नंबर 3 है इसे पहली बार 1960 में बेरूबारी संघवाद में संविधान के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि ये 1960 का जो बेरूबारी यूनियनवाद था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, बल्कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में, इसलिए कथन 3 भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा, केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा महाविहार में दानात्मक यानी व्रतानुष्ठित स्तूपों की खोज की है। इस संदर्भ में नालंदा महाविहार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है ह्वेनसांग और रित्सिंग दोनों ने इसका दौरा किया था, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, तो ह्वेनसांग और रित्सिंग दोनों ने इसका दौरा किया था, और ये दोनों ही चीनी बौद्ध यात्री थे। कथन नंबर 2 है इसे गुप्त और पाल दोनों राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। नालंदा महाविहार को गुप्त और पाल दोनों ही राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था। कथन नंबर 3 है यह यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। नालंदा महाविहार यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल भी है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा। तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित उपबंध प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है। कथन नंबर 1 है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, तो ये बिल्कुल सही है, यानी आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से किस अधिनियम का कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है। कुछ मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाया गया है कानून के माध्यम से, वो कौन से हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रध्वज का आदर करना, संविधान का पालन करना, ये सब राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत बाध्यकारी हैं। नंबर 2 है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तो ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 3 है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी बिल्कुल सही है। और नंबर 4 है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि किसी भी सांप्रदायिक संगठन को
अवैध घोषित किया जा सकता है। अगर कुछ भी ऐसा उसके बारे में गलत सूचना आती है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। तो ये चारों ही मौलिक कर्तव्य के कार्यान्वयन पर इनसे प्रभाव पड़ता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 और 4 सभी बिल्कुल सही हैं। इन सभी से कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। अभी इसके लिए कानून भी पारित किया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और जो कानून आया था उसमें प्रावधान किया गया था कि एक 3 सदस्य समिति राष्ट्रपति को इनकी नियुक्ति के संबंधित सिफारिशें देगी और राष्ट्रपति उस सिफारिश के आधार पर ही नियुक्ति करेंगे। और समिति में कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्र में कैबिनेट, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। इन तीनों सदस्यों के द्वारा एक समिति बनी जाएगी। इन तीनों सदस्यों को मिलाकर और वो समिति जो भी डिसीजन देगी उस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। कथन नंबर 2 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती हैं और उनके वेतन भत्ते और अन्य अनुलाभ भी समान होते हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनकी शक्तियाँ समान होती हैं और उनके वेतन भत्ते और अन्य अनुलाभ भी समान होते हैं। कथन नंबर 3 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो ये कथन हमारा गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल उन्हीं रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। तो कथन नंबर 3 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा 1 और 2 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ऐप आधारित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के द्वारा प्रदान की गई एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है। तो ये इतना बिल्कुल सही है, जो उपयोगकर्ताओं को 1000 रुपये तक के कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है। तो ये कथन हमारा गलत है। यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा प्रदान की गई एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है, इतना बिल्कुल सही है, लेकिन ये उपयोगकर्ताओं को 200 रुपये तक के कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, एनआरई यानी अनिवासी बाह्य खाते वाले सभी अनिवासी भारतीय अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि एनआरई खाते वाले सभी अनिवासी भारतीय नहीं बल्कि 10 देशों के एनआरआई 10 देशों के अनिवासी भारतीय अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा, दोनों ही कथन बिल्कुल गलत हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, क्यों? क्योंकि आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। नंबर 2 है, ये घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं। नंबर 3 है, ये भारतीय संघ में सभी प्राधिकरणों के लिए अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है, डीपीएसपी भारतीय संघ में सभी प्राधिकरणों के लिए, सभी एजेंसियों के लिए, सभी अथॉरिटीज़ के लिए अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करते हैं। हमारा सही आंसर होगा, तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित किया गया है। इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने किनसे प्रेरणा ली थी? तो नंबर 1 है, आयरलैंड का संविधान। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से ही अपनाए गए हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 2 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र। ये भी बिल्कुल सही है, कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र से भी अपनाया गया है। नंबर 3 है, गांधीवादी विचारधारा। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, गांधीवादी विचारधारा का भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर प्रभाव पड़ा है। और नंबर 4 है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर प्रभाव पड़ा है।
इसलिए हमारा सही आंसर होगा, चारों ही बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड सभी 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। हमने पहले वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन भी देखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।